नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर कैरियर ब्रिज एकेडमी पर। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल, यानी भारत के भूगोल को जीरो से लेकर अंतिम पड़ाव तक अपने को पढ़ना है। सबसे पहले भारत के भूगोल की अगर बात करें, प्राचीन काल से इसको शुरू करते हैं, यानी भारत के नामकरण से। नामकरण की अगर बात करें तो भारत को अलग अलग युगों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे सबसे पहले अगर भारत की बात करें, नंबर 1 नाम आपको मिलेगा हिंदुस्तान। नंबर 2 इंडोस, या इसी को कहा जाता है इंडिया। नंबर 3 आर्यभट्ट। नंबर 4 भारत। नंबर 5 सोने की चिड़िया। अब अगर इन 5 नामों की अपने बात करें, ये सभी जो नाम है 1, 2, 3, 4 और 5 नाम, इन 5 नामों को अलग अलग समय में अलग अलग जो भारत में विदेशी आए उनके द्वारा दिए गए नाम है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान नाम किसने दिया? फ्रांसीसियों द्वारा दिया गया। उसके बाद अगर बात करें इंडोस या इंडिया नाम, ये नाम दिया गया था रोमन और यूनानियों के द्वारा, रोमन एंड यूनानियों के द्वारा। ये नाम दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो नाम था वो मूल रूप से आर्यों से ही पड़ा है। आर्यों का मतलब आप जानते हैं, यहां प्राचीन समय में आर्य निवास करते थे। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसको क्या कहा गया? आर्यभट्ट, निवास स्थान। उसके बाद बात करें भारत, भारत नाम राजा भरत के कारण पड़ा। राजा भरत के नाम पर भारत कहा गया। उसके बाद अगर बात करें सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया का ये मतलब नहीं है भारत में सोने की चिड़ियाएं उड़ती थी। सोने की चिड़िया का मतलब ये होता है भी उस समय यानी प्राचीन काल में भारत इतना आत्मनिर्भर था। आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा, यानी जितने भी विदेशी आक्रमण भारत पर हुए या जितने भी विदेशी भारत में आए, उन सभी ने समय समय पर भारत से लूटपाट की और भारत के अंतर्गत जितना भी धन था उसको अपने साथ लेकर गए। सोने की चिड़िया का मतलब था कि भारत उस समय या प्राचीन समय में आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भरता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां तक ये सभी प्राचीन नाम है भारत के। सोने की चिड़िया, भारत, आर्यभट्ट, इंडिया या इंडोस या हिंदुस्तान। अब बात करें भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को या भारत के संविधान में भारत को किस नाम से परिभाषित किया गया है? यानी 6 नंबर में मैं बात करूं भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में भारत को 2 नामों से परिभाषित किया गया है। इसमें जो 2 नाम है, वो पहला नाम जो था वो है भारत
और दूसरा नाम है इंडिया। अनुच्छेद 1 में इनका वर्णन है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये बात कहता है कि भारत को दो नामों से परिभाषित करता है, एक भारत और दूसरा इंडिया। उसी तरह से अगर बात करें भी, जिस तरीके से भारत की राजभाषा आप जानते हैं हिंदी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भारत की राजभाषाएं हैं। इसीलिए भारत और इंडिया दोनों ही नामों को परिभाषित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस वगैरह आते हैं वो लगभग इंग्लिश में होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भारत की राजभाषाएं हैं, अकेली हिंदी नहीं है और अकेली इंग्लिश नहीं है। उसी तरह से भारतीय संविधान में भारत और इंडिया दोनों ही नाम है। सीधा सा प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को किन नामों से परिभाषित किया गया है? उसमें दो दो के जोड़े बनाकर पूछता है आपसे, दो नाम इनमें से दे देगा और दो दो नाम इस तरीके से। तो आप ध्यान रखिए, भारत को संविधान के अनुसार भारत और इंडिया दोनों नामों से परिभाषित किया गया अनुच्छेद 1 में। अब एक चीज और रह गई जी, एक नाम और मिलता है, उसका भी जिक्र करते हैं। बौद्ध युग में, यह बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, बौद्ध युग में, बौद्ध युग में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। यानी बौद्ध काल के अंतर्गत भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह तो हो गया नामकरण से। अब अपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की स्थिति व विस्तार पर। भारत की स्थिति व विस्तार। भारत की स्थिति व विस्तार की अगर बात करें, भारत की स्थिति व विस्तार। स्थिति व विस्तार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है पूरी पृथ्वी का या ग्लोब का। ग्लोब के अनुसार भारत किस दिशा में स्थित है, सबसे पहला प्रश्न। यानी अगर आपसे पूछे भारत की दिशा कौन सी दिशा में स्थित है, तो ग्लोब की अगर बात करें, ये आपका ग्लोब है, ये आपकी भूमध्य रेखा या इसको 0 डिग्री अक्षांश, ये वाला पार्ट उत्तर, नीचे दक्षिण, पश्चिम और इधर पूर्व। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे पृथ्वी को या पूरे ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। तो अब बात आती है कि भारत ग्लोब के अनुसार किस दिशा में स्थित है। तो आपको पता है भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा के अनुसार भारत की स्थिति जो है यानी लगभग ये बनती है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक चीज क्लियर होगी, यानी अक्षांश के अनुसार देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं देशांतर।
ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो गोलार्ध को जिस तरह से 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करती है, उसी तरह से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पूरे गोलार्ध को या पूरे ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर वाला पार्ट कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाला पार्ट कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहाँ है? यह आपका उत्तर है और यह आपका पूर्व है। यानी इसमें कहा जाए दिशाओं में अगर पूछे तो उत्तर पूर्वी दिशा के अंतर्गत आपका भारत स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा बता देता हूं। पूरे ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसी उत्तरी गोलार्ध में से एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। इसी पर स्थित है भारत। जब इस भारत की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसी तरह से जिस तरह से 0 डिग्री गुजरती है उसी तरह से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है, जो पूरे गोलार्ध को 2 भागों में विभाजित करती है, पश्चिमी और पूर्वी के अंतर्गत। तो भारत यहां स्थित है, उत्तरी पूर्वी दिशा यानी देशांतरीय स्थिति देखें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा, अगर आप अक्षांशीय स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाएं। यहां तक समझ आ गया? चलो एक चीज और देखते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है भी भारत की कोणीय स्थिति बताइए। भारत की कोणीय स्थिति यानी 4 तरह से कोण बढ़ते हैं पूरे गोलार्ध पर। अगर आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाए भारत की कोणीय स्थिति, भारत की कोणीय स्थिति बताइए, यानी वो सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है कि उत्तर से लेकर पूर्व के मध्य यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध जो है आपका उत्तरी पूर्वी वाला जो हिस्सा है, यानी इस हिस्से पर यहां कौन सी कोणीय स्थिति गोलार्ध के अनुसार बनती है। तो इस गोलार्ध की अगर बात करें तो यहां कौन सा कोण बनता है आपका? ईशान कोण। ईशान कोण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां भारत की जो कोणीय स्थिति है वो कौन सी है? ईशान कोण। ईशान कोण है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे, चलो ये तो भारत की स्थिति होगी, यहां तक वो पूछ सकता है। अगर वो आपको ग्लोब के संदर्भ में प्रश्न पूछे और वो आपसे ये पूछे दक्षिण से पूर्व के मध्य जो कोणीय स्थिति है वो बताइए, तो यहां कौन सी कोणीय स्थिति होती है? आग्नेय। आग्नेय कोण। यहां जो कोणीय स्थिति बढ़ती है उसको क्या कहा जाता है? आग्नेय कोण। नेक्स्ट, अगर वो आपसे ये पूछे दक्षिण से लेकर पश्चिम के मध्य कोणीय स्थिति बताइए, तो आपका नेत्रीय कोण यहां बनता है। नेत्रीय कोण। अब अगर आपसे वो ये पूछ रहा है भी आप ये बताइए उत्तर से पश्चिम के मध्य कौन सी कोणीय स्थिति बनती है, तो वायव्य कोण। वायव्य कोण। तो ये चारों कोण आप अच्छे से याद रखेंगे। चारों दिशाओं के अनुसार यानी उत्तर से पूर्व के मध्य जो कोणीय स्थिति होती है जहां भारत स्थित है, ये तो आप मुख्य रूप से याद रखेंगे। यहां कौन सी कोणीय स्थिति बनती है? ईशान कोण बनता है। अगर उसके अलावा वो पूछ रहा है भी दक्षिण से पूर्व के मध्य कोणीय स्थिति बताइए, तो आग्नेय कोण बनता है। पश्चिम से दक्षिण के मध्य नेत्रीय कोण बनता है और पश्चिम से उत्तर के मध्य वायव्य कोण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अक्षांश रेखाओं की तरफ।
अब बात करते हैं अपने अक्षांश रेखाएं। जैसा कि आप सभी को पता है अक्षांश क्या होती है। पहला प्रश्न मैं यहां लिख रहा हूं, अक्षांश, अक्षांश रेखा, यानी अपने मुख्य अक्षांश सभी पढ़नी है, चाहे वो आपके 23.5 डिग्री अक्षांश है, चाहे आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, चाहे वो आपकी मकर रेखा है, चाहे वो आपकी कर्क रेखा है, उन सभी के बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे एक एक चीज। अब अपने बात करते हैं, सबसे पहले अक्षांश रेखाओं में अपने पढ़ते हैं 0 डिग्री अक्षांश। उससे पहले मैं थोड़ा सा इनकी जो संख्याएं होती है उनके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को और किन किन नामों से जाना जाता है? इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब अगर आपसे यह पूछा जाए भी कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, अब इससे दो तरह के प्रश्न बनते हैं जी। एक तो वो आपसे ये पूछे भी कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। कुल का मतलब यानी 90 और प्लस 1 ये हो जाएगी, यानी कुल अक्षांश की बात करें, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश की अगर बात करें तो 90 प्लस 1 यानी 181। अब अगर वो आपसे ये पूछे ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, दोनों अलग अलग प्रश्न बनते हैं। अगर वो आपसे ये पूछ रहा है भी ग्लोब पर बताइए, किस पर, वो आपसे पूछ रहा है जी ग्लोब पर। ग्लोब पर अगर वो पूछे तो इसकी जो संख्या होती है 179 हो जाती है, यानी कुल 179। इसके पीछे कारण ये है भी जब आप इन अक्षांश रेखाओं को, यानी इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से आप जैसे ही ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, यानी ये दोनों ध्रुव हैं, इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, ये दक्षिणी ध्रुव है, यानी जब आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं इसी तरह से नीचे की तरफ, यानी जब आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। ठीक है, यह चीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जब आप ध्रुवों पर पहुंचते हैं, यानी अक्षांश रेखाओं के माध्यम से जब आप ध्रुवों पर पहुंचते हैं तो इनकी जो लंबाई होती है वो शून्य हो जाती है, केवल एक बिंदु के रूप में पाई जाती है। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनकी लंबाई कम होती है और ध्रुवों पर जो इनकी लंबाई होती है वो एक बिंदु के रूप में होती है, तो उनको काउंट नहीं किया जाता। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, अगर वो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है भी ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, यानी ग्लोब पर, तो 179। अगर वो आपसे ग्लोब पर न पूछकर सीधा पूछे भी कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है तो 181 यानी 181 होती है। ठीक है, यहां तक। आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट बात करते हैं। यहां तक हो गया। तो आप एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे
कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है, बढ़ती है, उतनी रहती है या उससे अधिक होती है, कम होती है। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर ये पूछ रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या लंबाई में कोई फर्क पड़ता है, तो आप ध्यान रखना जब आप यहां से यहां वापिस आएंगे, अगर वो आपसे ये पूछे कि ध्रुवों से 0 डिग्री या भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती है या घटती है, यानी ध्रुवों से जब आप 0 डिग्री की तरफ आएंगे तो लंबाई बढ़ेगी और यहां से जब आप वापस जाएंगे तो लंबाई घटेगी। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब वो आपसे ये प्रश्न पूछे भी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये चीज आप ध्यान रखना, 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य को स्थान को क्या कहा जाता है? एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य स्थान यानी रिक्त स्थान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है, कटिबंध। नेक्स्ट अगर अपने बात करें अक्षांश रेखाओं का मूल रूप से कार्य क्या होता है, सबसे बढ़िया प्रश्न है। अक्षांश रेखाएं हमें किस चीज का ज्ञान देती हैं, या मूल रूप से जो कार्य होता है वो क्या होता है, यानी कार्य क्या है? कार्य एक तो है आपका जलवायु से संबंधित जो चीजें होती हैं वो इन्हीं अक्षांश रेखाओं से निर्धारित की जाती है। दूसरा जो मुख्य कार्य है स्थिति एवं विस्तार, जलवायु प्लस स्थिति एवं विस्तार, यहां तक स्थिति एवं विस्तार और जलवायु। अब मैं आपको ये बताऊं, पहले अपने बात करते हैं जलवायु कैसे निर्धारित करता है। आप ये देखिए, मैं अगर ग्लोब की बात करूं यानी 0 डिग्री पर कटिबंध में अगर इनको बांटते हैं, यानी 0 डिग्री से ये आपका नीचे वाला हिस्सा और ये आपका ऊपर वाला हिस्सा, 0 डिग्री से 23.5 और 0 डिग्री से 23.5, इन दोनों के बीच का जो कटिबंध होता है तो मुख्य रूप से यहां उष्ण कटिबंध पाया जाता है। यानी ये भी आपका उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, और ये भी आपका उष्ण कटिबंध। अब इस उष्ण कटिबंध की अगर बात करें तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, सिंपल सा प्रश्न, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है और सबसे गर्म स्थान, यानी आपको पता है कर्क रेखा भूमध्य रेखा या 0 डिग्री विषुवत रेखा जो है उस पर सूर्य वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है। उस समय आगे उनकी अपने जिक्र करेंगे वो तारीखें कौन कौन सी होती हैं। यानी उस समय पूरे विश्व में 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात पूरे विश्व में एक समान होते हैं। वो स्थिति कब बनती है? जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। मुख्य रूप से यहां जो उष्ण कटिबंध का मतलब यानी गर्म स्थान होगा, सीधी सी बात। अब गर्म स्थान अगर यहां होगा तो यहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र भी बनता है। आपने पढ़ा होगा, आगे जब अपने भारत की जलवायु पढ़ेंगे उसमें इसका विशेष रूप से जिक्र होगा भी क्या कंडीशन होती है। यहां तो अपने इसको अक्षांश के मार्फत पढ़ रहे हैं, जब अपने भारत की जलवायु पढ़ेंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, या जलवायु में जब अपने पढ़ेंगे, हवाएं हमेशा
उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाह होती है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं और जहां निम्न वायुदाब होता है उसको वो भरने का कार्य करती हैं और जैसे निम्न दाब को वो भरती है तो वहां वर्षा होती है। यानी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होगा। अब वही बात है, जहां सर्वाधिक वर्षा होगी वनस्पति भी सर्वाधिक वही होगी, यानी जंगल वगैरह भी वहीं पाए जाते हैं। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण में जो कटिबंध पाया जाता है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 23.5 से 66.5 यानी 66.5। यहां जो कटिबंध पाया जाता है इसको कहा जाता है शीतोष्ण और 66.5 से लेकर आपके ध्रुवों तक शीत कटिबंध पाया जाता है, शीत कटिबंध। और यही कंडीशन ऊपर होती है, यहां 66.5 और ये आपका शीत कटिबंध हो जाएगा ऊपर वाला शीत कटिबंध और यहां जो है आपका शीतोष्ण। अब अगर देखा जाए भारत की जलवायु कैसी होनी चाहिए, यानी भारत का कुछ हिस्सा यानी नीचे वाला हिस्सा जो है जहां यानी कर्क रेखा से नीचे वाला हिस्सा तो आता है आपका उष्ण कटिबंध के अंतर्गत और उससे ऊपर वाला हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में। इन सभी चीजों के बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे जब अपने भारत की जलवायु को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अक्षांश रेखा पर जो सूर्य 2 बार वर्ष में चमकता है, यानी वो तारीखें आपको ध्यान रखनी है। एक तो तारीख है आपकी 21 मार्च, यानी 21 मार्च को पूरे विश्व में दिन और रात एक समान होते हैं। यानी एक दिन कौन सा है? जिस दिन सूर्य की किरणें इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर लंबवत होती है, यानी सीधा चमकता है। एक तो है आपका 21 मार्च और दूसरे दिन की अगर अपने बात करें तो वो होता है 23 सितंबर। 23 सितंबर। अगर आपसे पूछा जाए पूरे विश्व में दिन और रात एक समान कब होते हैं तो वो एक है आपका 21 मार्च और दूसरा है आपका 23 सितंबर। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए 0 डिग्री अक्षांश रेखा की, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा की 0 डिग्री अक्षांश रेखा की कुल लंबाई, अगर मैं बात करूं इसकी कुल लंबाई की तो इसकी कुल लंबाई है 40,075 किलोमीटर। ये आप अच्छे से ध्यान रखें, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर। अब एक सिंपल सा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। ये भी आप ध्यान रखिए, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा विश्व के किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो आप ध्यान रखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीपों से। अब इसमें सबसे पहले आपका आएगा एशिया महाद्वीप, एशिया, फिर आएगा आपका अफ्रीका और फिर आएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। इन 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा।
या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। नेक्स्ट अगर आपसे यह पूछा जाए कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो आप ध्यान रखिए कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। अब इसी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अपने राजस्थान में से एक नदी गुजरती है माही। जिस तरह से माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसी तरह से इस भूमध्य रेखा को या इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जो नदी 2 बार काटती है उसका नाम है कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर कुल कितने देश स्थित हैं, यानी इस 0 डिग्री अक्षांश पर कुल 13 देश स्थित हैं, कुल 13 देश स्थित हैं। इस यानी यहां से लेकर यहां तक इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित जो देश हैं उनकी संख्या है 13। अगर इसमें से मैं कुछ मुख्य देशों की अगर मैं बात करूं तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। कुछ एक मुख्य देश जो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित हैं, मुख्य रूप से जो स्थित हैं उनके बारे में अपने जिक्र करेंगे। लेकिन आप ये चीज जरूर ध्यान रखिए भी इस पर जो देश कुल जो देश स्थित हैं उनकी बात करें तो उनकी संख्या है 13। सबसे पहले देश है ब्राजील। ब्राजील देश इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। फिर आपका कोलंबिया, नेक्स्ट अगर देश की यानी कोलंबिया और ब्राजील ये इनका क्रम है जिस क्रम से आपको लिखवाया जा रहा है। युगांडा, केनिया यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर जो स्थित देश हैं इनके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। ये इनका क्रम है, ब्राजील है, कोलंबिया है, युगांडा है, केनिया है, मालदीव है और इंडोनेशिया। मालदीव एंड इंडोनेशिया ये मुख्य देश हैं जो इस रेखा पर स्थित है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित कुल देशों की संख्या 13 और मुख्य रूप से अगर पूछा जाए भी कौन से देश स्थित हैं तो ये आपको ब्राजील ध्यान रखना है, कोलंबिया, युगांडा, केनिया, मालदीव और इंडोनेशिया स्थित है। ठीक है। अब अगर अपने बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपने महाद्वीप पढ़े हैं। महाद्वीप कितने? 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। एशिया है, अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है और अफ्रीका है। अब अगर मैं बात करूं भी 0 डिग्री अक्षांश रेखा विश्व के कितने महासागरों से होकर गुजरती है उनके बारे में थोड़ा सा अपने यहां लिखेंगे। कुल कितने महासागरों से गुजरती है, कुल कितने महासागरों से गुजरती है उनकी अगर बात करें, सबसे पहले आपका आएगा यानी महासागर। महासागर की अगर बात करें तो 1 नंबर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, इसी को अंध महासागर भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आपके आता है हिंद महासागर। यानी 3 महासागरों से होकर गुजरती है कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। तो
आप इस चीज को मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। एक तो आपको ध्यान रखना है ये महासागर कितने महासागरों से होकर गुजरती है, कितने देश इस पर स्थित हैं। इसके अलावा आपको जो मैंने अभी महाद्वीप बताए, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, इन तीन महाद्वीपों से होकर अक्षांश रेखा गुजरती है। अब आप एक चीज लास्ट लाइन जो नोट करनी है आपको, अब अगर आपसे ये पूछे ये आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसको कर्क रेखा बोला जाता है, एक इसके नीचे 23.5 डिग्री यानी दक्षिण में जो खींची जाती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको बोला जाता है मकर रेखा। और ये आपकी कर्क रेखा। अब प्रश्न है 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कर्क रेखा के मध्य स्थित दूरी को या उस जगह को क्या कहा जाता है? तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित कर्क रेखा के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? उत्तरी आयतन। उत्तरी आयतन। और 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? दक्षिणी आयतन कहा जाता है। तो ये आपकी आज मुख्य रूप से जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में आपने विस्तार से पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और जो कुछ अक्षांश में रह गया है उनके बारे में अपने कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।